हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम इस सीरीज़ में साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं जो अपकमिंग सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के लिए ही नहीं। ये तो मैंने इसलिए लिख दिया है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम सामने है, 17 अगस्त से होने वाली है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है थंबनेल में। लेकिन ये सभी एग्ज़ामों के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि साइंस का जो सिलेबस होता है सभी एग्ज़ामों के लिए लगभग बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये वैसे प्रश्न है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और ये इस सीरीज़ में 20 क्वेश्चन ही करता हूँ मैं, 25 तो नहीं कर पाता, 20 ही क्वेश्चन करता हूँ। और ये जो सीरीज़ है वो रोज़ रात 8 बजे आती है। और जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हम ऐड कर देंगे। और आप आप हमसे ये इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स जोन पेज का नाम है, और जहां पे पहले से ही 2,25,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं इस लिंक की सहायता से। दोस्तों, एक बार फिर से बोलूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है। अब देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, क्या होता है, g बराबर होता है मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ थिंग। किसी भी चीज़ का मास के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उसके रेडियस के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है, या विलोमानुपाती बोलिए। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए क्या होता है कि यहाँ जो मास ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, उसके सामने कोई भी चीज़ का द्रव्यमान, कोई वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। अब पृथ्वी का जो द्रव्यमान होगा उसके सामने एक बॉल है, फुटबॉल है, तरबूज है, कुछ भी है, उसका द्रव्यमान मान्य होगा, नगण्य के बराबर होगा। तो इसीलिए हम सिर्फ ये थिंग का द्रव्यमान ना लेके सिर्फ मास ऑफ अर्थ ही लेते हैं, और रेडियस के वर्ग के विक्रमानुपाती कर देते हैं या विलोमानुपाती कर देते हैं, सिर्फ इतना ही लेते हैं। ये जो कोई वस्तु का द्रव्यमान को हम नहीं लेते हैं, क्योंकि उसका लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ हम इतना ही लेते हैं, और इतना ही से निकलते हैं कि मास ऑफ अर्थ बटा उसके त्रिज्या का वर्ग का विक्रमानुपाती या विलोमानुपाती, जो ही बोल लीजिए। ठीक है, चलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, m/r²। ठीक है, चलिए दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ग्रह मान ले, देखिए यहाँ पे एक ग्रह मान लेते हैं जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। मतलब द्रव्यमान को भी 1/3 कर दिया और त्रिज्या को भी 1/3 कर दिया। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जी का त्वरण का मान जी है, तो ग्रह पर मान, अच्छा देखिए दोस्तों, इस क्या बोल रहा है कि देखिए पहले क्या था, पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है, m/r², यही होता है। अब बोल रहा है कि जो होता है m का जो मान है 1/3 कर दिया, जो m पहले था उसको 1/3 कर दिया, और जो रेडियस है उसको भी 1/3 कर दिया, मतलब 1/3r²। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m/3/r²/9, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, m/3 इंटू 9/r²। ठीक है, ये 3 से ये 9 कट गया 3 बार में। तो अब यहाँ से पूरा क्या निकल गया, मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ से निकल गया 3m/r², ये निकल गया। अब देखिए ये 3m/r² को, ये 3 को नहीं, सिर्फ m/r² को, ये देखिए यहाँ से समीकरण 1 से इसको हम 3m/r² को जी लिख सकते हैं ना। तो हमारा यही पूछ रहा है कि उस ग्रह पे क्या पूछा है, उस ग्रह पे इसका मान क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का मान, तो 3g हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। देखिए यहाँ पृथ्वी पर जो होता है जी का मान m/r² होता है, समीकरण 1 मान लिए इसको। अब बोल रहा है कि द्रव्यमान को भी 1/3 कर दिया, यहाँ देखिए 1/3 कर दिया, और
त्रिज्या को भी 1/3 कर दिया। ठीक है, तो द्रव्यमान को 1/3 किया m/3, त्रिज्या को किया r²/9। ठीक है, अब m/3 गुना 9/r², तो 3 से 9 को काटे 3 बार में, तो आ गया 3 m/r²। ठीक है, अब m/r² को हम g लिख सकते हैं, और 3 को 3 ही रहने दिए, तो 3 गुना हो गया उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का मान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेमी क्वेश्चन है, बस डाटा थोड़ा चेंज है इसमें कि एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी के त्रिज्या और द्रव्यमान के आधा, उसमें 1/3 किया था, इसमें आधा किया था, तो सेम चीज़ वही मानेंगे कि g का मान क्या होता है, m/r² होता है, इतना होता है, r² होता है। अब देखिए यहाँ बोला गया है कि m का मान आधा कर दिया और r का मान को भी आधा कर दिया है, r का मान को भी आधा कर दिया। अब यहाँ रखेंगे m का मान m/2 और r का मान आधा कर दिया, तो आधा कर दिया तो r²/4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, m/2 गुना 4 r², तो ये 2 से 2 गया, क्या बच गया 2m/r²। फिर से हम यहाँ पे m/r² को, यहाँ देखिए समीकरण 1 से m/r² को g लिख सकते हैं, तो 2g, तो यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। हाँ, तो देखिए, और g का मान हम बताए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 2 गुना नहीं दिया है, g का मान को लेके किया गया है, तो g का मान होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि g का मान जो होता है 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आया है आंसर, 2g आया है ना, तो 2g जब आया है और सिर्फ g का मान होता है 9.8 मीटर/सेकंड², जब 9.8 मीटर/सेकंड² को 2 से गुना करेंगे तो 19.6 मीटर/सेकंड² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट मान दे दिया गया है, g का मान होता है 9.8 मीटर/सेकंड²। ठीक है, पर सेकंड², समझ गए। तो यहाँ पे 2g नहीं दिया है ऑप्शन में, या फिर 2g भी देता तो 2g हो जाता, लेकिन यहाँ पे g का मान रख दिया गया है। ठीक है, इसलिए 19.6 मीटर/सेकंड²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। अब देखिए, पहले आवर्तकाल का फॉर्मूला देखिए, वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि अगर लंबाई बढ़ेगा तो उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवर्तकाल को हम t से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए t बराबर क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर L/g। ठीक है, √L/g। अब देखिए कि अगर हम L को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ, यहीं अगर g को बढ़ाते हो आवर्तकाल घट जाता। ठीक है, क्योंकि अंश में अगर हम बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, और हर में अगर बढ़ाते हैं, ये नीचे वाला को हर बोला जाता है, अगर हर में बढ़ाते हैं तो मान घट जाता है। लेकिन हम यहाँ L तो अंश का भाग है, तो अगर अंश में हम कुछ बढ़ाएंगे, लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो हमारा आवर्तकाल बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गए, ये फॉर्मूला होता है t बराबर 2 पाई रूट अंडर L/g। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे टायरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है। अब टायरंट लिजार्ड किंग किसको बोलते हैं, कॉम्प्सोगैथस को। ठीक है, ये डायनासोर की एक प्रजाति है, किसकी है, डायनासोर की प्रजाति है। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को टायरंट लिजार्ड किंग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग क्या होगा। अब हम अभी बताए हैं कि आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्तकाल को t से डिनोट करते हैं, अभी लिखे थे। तो देखिए 2 पाई, छोटा लिखते हैं, जगह कम है इसकी वजह से। ठीक है, देखिए t बराबर क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर L/g। अब देखिए यहाँ पे हमको बोला है कि जो आवर्त लोलक का लंबाई है 1 मीटर है। ठीक है, मीटर है। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं हम t का मान, 2 पाई का मान क्या लिख दे, 22/7 लिखे या 3.14 लिखे, तो हम यहाँ पे 3.14 लिखते हैं। ठीक है, 2 × 3.14 पाई, और L का मान हो गया 1 और G का मान लिखते हैं 9.8 मीटर/सेकंड का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, जब ये दोनों को गुना करेंगे 2 को 3.14 से, तो कितना आ जाएगा,
6.28 6.28। और जब ये इसको अगर बाहर निकालेंगे रूट से तो 3.13 के लगभग आएगा। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, अब जब इसको हम भाग देंगे तो अप्रॉक्स लगभग 2 के करीब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 के करीब, लगभग सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड ये अप्रॉक्स में आएगा, लगभग में आएगा। ठीक है, लगभग 2 सेकंड। तो लगभग 2 सेकंड हमसे पूछा भी गया है लगभग में, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं आएगा। ठीक है, आप देखिए ना कि 3.13 है, 3.13 है, इसका डबल कितना होगा? 6.26। इसका डबल कितना होगा? 6.26। लगभग तो वही है ना, 6.28 है, लगभग तो 2 सेकंड आ ही गया। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि आवर्तकाल का फार्मूला होता है 2π√L/g, जहाँ पे पाई का मान हम रखे हैं 3.14 और जी का मान रखे हैं 9.8। ठीक है, यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगभग 2 सेकंड आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई 2 गुना कर दी जाए तो आवर्तकाल। अब देखिए, हम वही फार्मूला में फिर से आवर्तकाल का जो फार्मूला होता है T = 2π√L/g। सिर्फ बोल रहा है कि यहाँ पे लंबाई को दोगुना करना, मतलब L के जगह पे 2L रखने के लिए। तो क्या हो जाएगा? तो देखते हैं, 2π√2L/g ये रखें। अब देखिए यहाँ से फिर लिखते हैं दूसरा लाइन, 2π√2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, √2 को बाहर निकाले, ये L/g को रहने देते हैं अंदर ही। ठीक है, अब देखिए ये 2π और L/g ये दोनों को मिला के 2π और √L/g को, और ये जो, एक मिनट, ये जो √2 है उसको अलग से रखते हैं। ठीक, तो हम देखिए अगर उसको अलग रखते हैं तो क्या हो जाएगा? T = √2 लिख दिए, और ये देखिए ये 2π और √L/g को एक साथ हम क्या लिख सकते हैं? T लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? T लिख सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ T, ये देखिए T लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? √2 गुना, पहले T था, पहले क्या था? T था, अब क्या हो गया? √2T, मतलब √2 गुना हो गया, √2 गुना। ठीक है, √2 गुना, √2 गुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुण्यतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थता गुणांक कितना है? अब देखिए, पुण्यतः प्रत्यास्थ पदार्थ का जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला पहले लिखिए कि प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रतिबल बट्टा क्षेत्रफल। प्रतिबल बट्टा क्षेत्रफल नहीं, विकृति। क्या होता है? विकृति। ठीक है, अब देखिए जो पूर्ण प्रत्यास्थ पदार्थ होता है उसका विकृति का मान होता है 0। जो होता है पूर्ण प्रत्यास्थ गुणांक नहीं, प्रत्यास्थ पदार्थ का जो विकृति होता है, विकृति जो होता है वह 0 होता है, वह 0 होता है। ठीक है, वह 0 होता है। अब विकृति किसको बोलते हैं वो बता देते हैं। जैसे देखिए ये कोई तार है, अगर हम इसको टाने, फोर्स से टाने तो इसका जो लंबाई में बढ़ता है, लंबाई जितना बढ़ जाएगा, मान लीजिए यहाँ हो गया, तो ये जितना बढ़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं डेल्टा एल। क्या बोलते हैं? डेल्टा एल। जो बढ़ा है इसी को बोलते हैं डेल्टा एल, इसी को बोलते हैं विकृति। अब जो पूर्ण प्रत्यास्थ पदार्थ होता है उसका विकृति 0 होता है। मतलब विकृति 0 का मतलब हो गया क्या? कि अगर तार को हम टानेंगे तो इसका लंबाई में वृद्धि होगा ही नहीं, मतलब वो टनाएगा ही नहीं, वो उसको खींच ही नहीं सकते। तो ये डेल्टा एल का मान आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो तार तो खिंचाएगा ही नहीं। तो डेल्टा एल कहाँ से आया? तो डेल्टा एल 0 हो जाता है, उसी को बोलते हैं विकृति। विकृति 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए कि पहला लाइन देखिए कि प्रत्यास्थ गुणांक का मान होता है प्रतिबल बट्टा विकृति। तो प्रतिबल अब बट्टा विकृति का जगह 0 लिखेंगे तो यहाँ से जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को, किसी भी चीज़ को 0 से जब भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है? इन्फिनिटी, अनंत आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा कि पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु का प्रत्यास्थ गुणांक कितना होता है? तो अनंत होता है।
ऑप्शन में अनंत है दोस्तों, ये ऑप्शन में शायद गलती हो गया है, लेकिन एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं कि पूर्णतः प्रत्यास्था वस्तुओं का नहीं दोस्तों, ऑप्शन में शायद मिस्टेक हो गया, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पे एक ऑप्शन को काट के अनंत कर लीजिएगा, अनंत, ठीक है, अनंत होता है, ठीक है। प्रत्यास्था गुणांक जो होता है अनंत होता है, ठीक है। पूर्ण प्रत्यास्था वस्तुओं का जो प्रत्यास्थापन गुणांक होता है वो अनंत होता है, सही है, अनंत ही होगा, ठीक है, क्योंकि विकृति उसका 0 हो जाता है। विकृति का मतलब होता है कि तार को अगर खींचे और जितना खिंचा जाएगा डेल्टा एल अगर मान लीजिए खिंचा गया तो ये इसका विकृति हो जाता है। लेकिन पूर्णतः प्रत्यास्था जो पदार्थ होता है उसका विकृति 0 होता है, वो खिंचाता ही नहीं है, इसीलिए तो उसको पूर्णतः प्रत्यास्था वस्तु बोला गया है। पूर्णतः प्रत्यास्था वस्तु मतलब होता है कि उसको खींचने पे वो खिंचा ही नहीं, जब खींचने पे खिंचाएगा नहीं तो उसका विकृति तो 0 हो जाएगा, और 0 जब हो जाएगा तो जब प्रतिबल को 0 से भाग देंगे तो किसी भी चीज़ को 0 से भाग देते हैं तो अनंत इन्फिनिटी आता है, ठीक है, इसीलिए अनंत ही आंसर होगा इसका, इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऑप्शन में सुधार कर लीजिएगा, अनंत होगा, ठीक है, डी ऑप्शन अनंत कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉयल के नियम के अनुसार। अब बॉयल के नियम क्या कहता है, बॉयल का नियम कहता है, बॉयल का नियम में क्या चीज़ कांस्टेंट रहता है, बॉयल का नियम में तापमान कांस्टेंट रहता है। नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात पीवी बराबर स्थिरांक, यही आंसर होगा। दाब का बल जो होता है नियत तापमान पर कार्य करता है, ठीक है, याद रखिएगा। दाब बॉयल का जो नियम होता है वो नियत तापमान पर कार्य करता है, ठीक है, नियत तापमान पर। देखिए जैसे तापमान अगर कांस्टेंट है तो बॉयल का नियम कहता है कि तापमान अगर कांस्टेंट है तो उस पर जो दाब लगता है वो उसके आयतन के विलोमानुपाती होता है। क्या होता है, आयतन के विलोमानुपाती होता है, ठीक है। इसीलिए जब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी भी बराबर 1 हो जाएगा। पी भी बराबर, यहाँ से देखिए पी भी बराबर 1 हो गया, तो यही बोल रहा कि पी भी बराबर स्थिरांक, ठीक है, पी भी बराबर स्थिरांक, यही है। पी जो होता है, दाब जो होता है वह आयतन के विलोमानुपाती होता है, तो यहीं से आता है कि पी भी बराबर 1, तो यही लिखा हुआ है कि पी भी बराबर 1। और जो बॉयल का नियम होता है वह तापमान नियत मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर कार्य करता है, तो यहाँ लिखा भी है नियत तापमान पर, ठीक है, यही हो जाएगा बी आंसर, ठीक है, समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही तत्व के समस्थानिक में क्या होता है। अब एक ही तत्व के समस्थानिक, जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं, हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होता है, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। ड्यूट्रियम, ट्रिटियम और प्रोटियम, ड्यूट्रियम, प्रोटियम और ट्रिटियम, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या चीज़ समान है, क्या चीज़ समान है, समस्थानिक में होते हैं क्या, न्यूट्रॉन का संख्या समान होता है। यहाँ देखिए न्यूट्रॉन का संख्या, यहाँ न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, 0। न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन का संख्या निकालते हैं द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाते हैं। तो द्रव्यमान संख्या यहाँ 1 है, परमाणु संख्या भी 1 है, जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए द्रव्यमान संख्या 2 है, परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगा। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 3 है और परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पे जो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन का संख्या तो समान नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, पहले ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। समान इलेक्ट्रॉन और भिन्न परमाणु संख्या भिन्न कहाँ से होगा, पहले ये बी और सी ऑप्शन को बाद में समझते हैं। देखिए भिन्न परमाणु संख्या तो समान ही है, सबका एक ही है, 1 1 1, तो परमाणु संख्या भिन्न कहाँ से होगा, ये भी गलत हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि बी और सी ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, बी और सी ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहले हम प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे प्रोटॉन की संख्या को, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या को प्राथमिकता देंगे। तो क्यों देंगे, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या जो होती है वह कभी बदलती नहीं है, वह कभी बदलती नहीं है। जैसे कि देखिए अगर हम मान लेते हैं कि Cl17 लिखते हैं, ठीक है, Cl17 लिखते हैं। अब मान लीजिए कि इस पर हम +1 दे दिए, Cl+1 नहीं -1 दे दिए, तो इसका देखिए ये परमाणु संख्या 17 ही रहेगी, परमाणु संख्या जो होगा 17 रहेगी, लेकिन इसका जब इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे तब 18 हो जाएगी। तब कितना हो जाएगी, 18। मतलब क्या है कि परमाणु संख्या कभी बदलती नहीं है, परमाणु संख्या कभी बदलती नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन की संख्या पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। हम किस पे करेंगे,
परमाणु संख्या पे, परमाणु नहीं, प्रोटॉन की संख्या पे, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या देखिए समान, सब में प्रोटॉन की संख्या, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, मतलब प्रोटॉन की संख्या जो है सब में समान रहती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पे विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियम का अर्ध जीवन काल 1600 वर्ष है, तो बताया कि 8 ग्राम रेडियम का कितने वर्षों में 1 ग्राम शेष रह जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये इसको हम मैथ का क्वेश्चन ही बोल सकते हैं, इसमें साइंस में पूछा जाता है। सिंपल सा लॉजिक है कि देखिए अगर 8 ग्राम है तो इसको आधा होने में, अर्ध मतलब आधा होने में कितना वर्ष लग रहा है, 1600 वर्ष लग रहा है। तो इसको हम देखिए एक पाई चार्ट से नहीं, इसको चार्ट से समझते हैं कि देखिए अगर 8 है, 8 को 4 होने में कितना लगेगा, 1600 लग जाएगा। आधा होने में, अब कितना से आधा होने में, ये नहीं कितना से भी अब आधा हो जाए, 1000 से 500 होने में भी 1600 लगता है, और 500 से 250, मतलब आधा, डायरेक्ट आधा, जितना बचा उसका आधा होने में 1600 लगे। ऐसा नहीं है कि 500 से 250 होने में 1600 वर्ष लग रहा है तो 250 से फिर आधा होने में 250 ही घटेगा, ऐसा नहीं, आधा घटेगा, ठीक है। तो देखिए 8 से 4 ग्राम होने में, 8 ग्राम से 4 ग्राम होने में 1600 लगा है। अब 4 ग्राम से ये नहीं सोचेगा कि 8 से 4 घटा है, 8 से 4 घटा है तो अब 4 से डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 4 से 0 नहीं होगा, 4 से 0 नहीं होगा, 8 से 4 हुआ है, आधा हुआ है, सिर्फ आधा देखेंगे हम। तो 8 से 4 होने में 1600 वर्ष लग गया है। अब 4 से 2 होने में फिर 1600 वर्ष लगेगा, फिर 1600 वर्ष, आधा होने में लगता है 1600 वर्ष। तो 4 से 2 होने में 1600 वर्ष लगा। अब फिर 2 से 1 होने में फिर 1600 वर्ष लगेगा। हमसे पूछा गया है 1 ग्राम होने में, तो देखिए 8 ग्राम से 1 ग्राम होने में कितना वर्ष लग गया, 1600, तो 4800 वर्ष लग गया, समझे। तो मतलब ये समझिए कि 8 ग्राम से 4 ग्राम हुआ है, मतलब एक बार में 1600 वर्ष में 4 ग्राम घट रहा है, ऐसा नहीं 4 ग्राम घट रहा है, ऐसा मत सोचिएगा। ये सोचिएगा कि 1600 वर्ष में आधा हो रहा है, 4 ग्राम घटेगा, तब अगला 1600 में तो देखिए ये तो डायरेक्ट 0 हो जा रहा है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि 1600 वर्ष में 4 ग्राम घट जा रहा है, ऐसा सोचिएगा कि 1600 वर्ष में आधा हो रहा है। अब 500 भी रहेगा तो आधा ही होने में, 250 होने में उसको 1600 वर्ष लगेगा। ऐसा नहीं कि 4 घटेगा मतलब 496 होने में 16, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 8 से 4 होने मतलब आधा होने में 1600 वर्ष लगता है, फिर 4 से 2 होने में 1600 लगेगा, फिर 2 से 1 होने में 1600 लगेगा, ठीक है। तो हमको एक तक लाना था, 1 ग्राम शेष रह जाए कितना वर्षों में, मतलब 48 वर्षों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलोनियम का अर्ध जीवन काल 140 दिन का है, तो बताए कि पोलोनियम का कितने दिनों में 25% शेष रह जाए। 25% का मतलब क्या हुआ, चौथा भाग। जैसे 100 है, मान लीजिए 100 है तो उसका 25% होने में 100% है, तो उसका 25% होने में कितना दिन लगेगा। तो 100 से पहले अर्ध जीवन काल इसमें भी दिया है, तो 100 से 50% होने में कितना लगेगा, 140 दिन। फिर 50% से 25% होने में कितना लगेगा, फिर 140 दिन लगेगा, मतलब आधा होने में लगता है। अभी भी बोल रहे कि आधा होने में, ऐसा नहीं कि एक बार में 50 घटा तो दूसरा में 50, ऐसा आधा होने में 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, ऐसे करके आधा आधा होते जाएगा, और दिन लेकिन समान ही लगेगा, ठीक है। 100 से 50% होने में 40 दिन लगा, 140 दिन लगा, और 50% से 25% होने में 140 दिन लगा, और हमसे 25% तो पूछा गया है, तो टोटल कितना दिन लग गया, 140 280 दिन। समझ गए, 2 क्वेश्चन साथ हम डाल दिए थे, ठीक है, समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या। अब देखिए मोल की संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए पहले पानी का जो सूत्र क्या होता है, H2O में पहले देखते हैं कि इसका अनुभार कितना होता है, अनुभार, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, और इसको 2 ठो हाइड्रोजन है तो इसको 2 से गुना करेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है, 1 है, तो 2 + 16 बराबर 18। तो देखिए 18 ग्राम पानी में, अगर ये एक अणु हुआ तो 18 ग्राम पानी में जो मोल की संख्या होती है वो 1 होती है, मतलब एक अणु में 1 मोल, ठीक है, एक अणु में 1 मोल, ठीक है, एक अणु में 1 मोल। तो 18 ग्राम पानी जो होता है उसमें 1 मोल होता है। अब हमसे पूछा है कि 90 ग्राम पानी में कितना मोल होगा, तो 18 ग्राम पानी में 1 मोल होता है, तो 90 ग्राम पानी में इसको भाग दे देंगे, 90 को 18 से भाग दे देंगे,
5 मोल आ जाएगा, तो 5 मोल होता है। 18 ग्राम पानी में 1 मोल, तो 90 ग्राम पानी में 5 मोल। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल होते हैं? अब हीलियम का जो होता है द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 2 4 4 होता है। अब 4 में 1 मोल होता है, 4 ग्राम में 1 मोल होता है, 4 ग्राम में 1 मोल होता है। ठीक है, 4 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 64 ग्राम में कितना हो जाएगा? 64 को 4 से भागा दे देंगे, सॉरी 4 एकम 4 2 6 16 मोल हो जाएगा, 16 मोल हो जाएगा। समझ रहे हैं कि पहले इसका द्रव्यमान संख्या निकाल लिए। ठीक है, ये 4 है। अब 4 ग्राम में 1 मोल होता है, 4 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 64 ग्राम में हमसे पूछा गया, तो 64 ग्राम में कितना मोल होगा? 4 ग्राम में जब 1 मोल, तो 64 ग्राम में 64 को 4 से भाग देंगे, 16 मोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा जो अंग है वो ग्रंथि नहीं है? तो इसमें पित्ताशय जो होता है वो ग्रंथि नहीं होता है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि होता है। अधिवृक्क जो होता है ग्रंथि होता है, जो किडनी के ऊपर जो होता है वो ग्रंथि ही होता है। जिगर मतलब लीवर, ये भी ग्रंथि है। और प्यूटिटरी ग्लैंड, ये तो ग्रंथि ही है ही, इसमें तो नाम ही में आता है प्यूटिटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलिए इसका आंसर जो होगा ये होगा, ये नहीं होगा, ये तो ऐसे ही टिक कर दिए, ये पित्ताशय होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल डैश तत्व तक लागू होता है? अब जो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वह कैल्शियम तक ही लागू होता है। ठीक है, और जब न्यूलैंड जो थे वो जब साइंटिस्ट जो थे वो जब पीरियोडिक टेबल बनाए थे तो उस समय टोटल तत्वों की संख्या जो थी 56 थी। ठीक है, 56 थी, याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि न्यूलैंड जब पीरियोडिक टेबल बनाए थे उस समय टोटल तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 56 थी। ठीक है, और अभी कितना है? अभी 118 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। अब ये 2 वाक्य दिया गया है और ऑप्शन भी दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन भी पढ़ते रहेंगे साथ में, तभी हम बना पाएंगे। तो पदार्थ की जो अवस्था होती है, पदार्थ की अवस्था डैश नहीं होती। अब पदार्थ की अवस्था क्या अस्थाई होती है? तो हाँ अस्थाई तो होती है, क्योंकि देखिए पदार्थ का पानी का एग्जाम्पल लेते हैं तो बर्फ़ रहती है, फिर पानी बन जाती है, फिर गैस बन जाती है। ठीक है, तो इसका अवस्था में देख रहे बार बार परिवर्तन हो रहा है, अस्थाई तो नहीं है, अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। तो देखिए अस्थाई यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। हमको तो पता चले बी और डी तो गलत हो गया यहाँ से। ठीक है, अस्थाई तो नहीं होता है, क्योंकि बर्फ़ के बाद पानी बन जाता है, पानी के बाद गैस बन जाता है। ठीक है, तो अस्थाई नहीं है, ये कंफर्म हो गया। अब देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था डैश को परिवर्तित करके बदला जा सकता है। तो क्या पदार्थ की अवस्था को हम तापमान स्थाई दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में दोनों में सेम ही आ गया। तो पदार्थ की अवस्था जो है तापमान और दाब दोनों को परिवर्तित करके बदली जा सकती है। दोनों ऑप्शन सेम ही है दोस्तों। ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम हो गया, ऑप्शन सेम हो गया, दोनों ही आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक, यहाँ पे शायद ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे परमाणु संख्या कर लीजिएगा। ठीक है, परमाणु संख्या, तब ऑप्शन ए सही हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगी, ऑप्शन ए। यहाँ पे ये ऑप्शन गलती हो गया है, सॉरी, ये भी गलती हो जाएगी। यहाँ पे परमाणु संख्या कर लीजिएगा इसको काट के। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंठमाला गोइटर की कमी के कारण होता है। गंठमाला किसको बोलते हैं? ये जो घेघा रोग हो जाता है, घेघा रोग तो जानते हैं, जो गर्दन में हो जाता है, फूल जाता है गला के पास, उसको बोलते हैं गोइटर। ठीक है, गंठमाला जिसको भी हिंदी में बोला जाता है, वो किसके कमी के कारण होता है? तो आयोडीन के कमी के कारण गोइटर रोग हो जाती है, घेघा रोग। ठीक है, घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण हो जाती है। ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यह रोगजनकों को निष्क्रिय करता है और मारता है, सही बात है। ये रोगजनक को निष्क्रिय करता है, मारता है, सही बात है। हमसे पूछा सही नहीं है, गलत पूछा है। ठीक है,
अवसादन के बड़े कणों को हटाता है, ये भी बात सही है। अवसादों का जो बड़ा कण होता है उसको भी हटाता है। निस्पंदन छोटे कण, अवसादन जो होता है वो बड़ा कण को हटाता है। अवसादन, ये वाला याद रखिए, अवसादन जो होता है वो बड़े कण को छाटती है और निस्पंदन जो होता है वह छोटे कण को छाटती है, ये भी सही है। लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले पानी हमेशा सुनिश्चित होता है, ये नहीं, सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है, मतलब ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक सूत्र K2SO4 को निरूपित करता है। K2SO4 किसको बोलते हैं? पोटेशियम सल्फेट को। पोटेशियम सल्फेट को किसको बोलता है? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट को है ऑप्शन में, देखिए पोटेशियम सल्फेट को। K2SO4 जो है पोटेशियम सल्फेट को निरूपित करता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों यदि आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो वो कमेंट में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना देंगे, और उस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपका जितना भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, उसको दूर कर सकूँ, ठीक है दोस्तों। जो भी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।